अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई के सेहत पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का मौसम शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ इस वक्त दो सियासी हथियारों को बैक वक्त इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ वो मुफाहमत की बात कर रही है, जिसकी वजह बज़ाहिर ये मालूम होती है कि चूंकि बानी पीटीआई को किसी हद तक रिलीफ मिल रहा है, ऐसे में तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच इस बात की हामी है कि मिल बैठ कर मामला को हल किया जाए ताकि किसी जो प्रॉब्लम की तरफ रिजॉल्व की तरफ जाया जाए, उसको जो है वो रिजॉल्व किया जाए। जबकि दूसरी सोच एहतजाज और धरने पर यकीन रखती है ताकि ये तासुर जो है वो दिया जा सके कि बानी पीटीआई की मुमकिन रिहाई या बनी गाला मुंतकली की सूरत में उसका क्रेडिट अपने नाम किया जा सके और ये बयानिया बनाया जा सके कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरने के दबाव में आकर बानी पीटीआई को रिहा या जेल से मुंतकिल कर दिया है। अब यही मुमकिन वजह है जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ ने एक तरफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी और इसके साथ साथ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर धरना भी दी दिया। इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज के वादे पर कायम हैं। बानी पीटीआई की बीमारी इलाज किया जा रहा है, बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत देने के लिए शिफा अस्पताल भेजा जाए। हम अपने मुतालबात के पूरे होने तक धरना जारी रखेंगे। अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें ये जाहिर करना चाहती हैं कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किरदार अदा कर रही हैं और इसीलिए सियासी हलकों में बानी पीटीआई की जेल से मुंतकिली की खबरें गर्म हो रही हैं। दरहकीकत तहरीक इंसाफ हालात के एतबार से हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। यही वजह है कि पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई हुकूमत को खबरदार करते हुए कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की सेहत पर हुकूमत रिपोर्ट ना खेले, क्योंकि अब लोग उन घरों तक जा सकते हैं। अब अगर माजी के सियासी तजुर्बात को देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि एहतजाज के बतौर उसको सियासी हथियार के इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के लिए अक्सर उल्टा नुकसानदेह साबित हुई है, ख़ास तौर पर उन मौक़े पर जब पसे पर्दा सियासी मामलात किसी मफाहमत या नरम हल की तरफ बढ़ रहे हों। जैसा कि पीडीएम दौर में जब हुकूमत की जानिब से असम्बली तहलील करने के नए इंतखाबात पर गौर किया जा रहा था तो उस दौरान बानी पीटीआई की जानिब से फौरी एहतजाज की कॉल दी गई, जो सियासी हलकों के नज़दीक दरअसल एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश थी कि हुकूमत उसके दबाव में आकर ये फैसला कर रही है। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ने यह फैसला किया कि अब हुकूमत किसी सूरत तहलील नहीं की जाएगी ताकि ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को ना मिले। यूँ जो सियासी फैसला निस्बतन आसानी से हो सकता था वो ज़िद, अना और सियासी स्कोर सेटलमेंट की नज़र हो गया। यही रवैया बाद में 26 नवंबर के एहतजाज में भी देखने में आया, जब यह तासुर आम था कि बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात किसी न किसी सतह पर मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि अगर रिहाई हुई तो वो अवामी दबाव और एहतजाज का नतीजा होगी। लेकिन फिर 26 नवंबर के एहतजाज ने न सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात को ख़त्म कर दिया बल्कि पार्टी को भी हर एतबार से बैकफुट पर ला खड़ा किया। यानी जब जब बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से इम्कानात पैदा हुए तब एहतजाज का सियासी हल किया गया, जो गैर मौसर रहा। लेकिन इसके बावजूद अब तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का भी इंदिया दे रही है। इसी तनाजुर में अब यह सवाल नहायत अहम हो जाता है कि अगर तहरीक इंसाफ एक बार फिर वही सियासी हरबा इस्तेमाल करती है और बानी पीटीआई के मामले को एहतजाजी सियासत से जोड़ने की कोशिश करती है तो क्या इससे सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है? ज़मीनी हकीकत यही है कि ताकत के मराकज़ हमेशा खामोश मुज़ाकरात और पसे पर्दा डील को तरजीह देते हैं, जबकि खुलेआम एहतजाज उनके लिए दबाव नहीं बल्कि चैलेंज बन जाता है। और चैलेंज की सूरत में अक्सर रद्दअमल लचकदार नहीं बल्कि सख्त होता है। इसलिए ये इम्कान बहुत मजबूत है कि अगर इस बार भी तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई या मुंतकली को एहतजाजी बयानिए से जोड़ने की कोशिश की तो नतीजतन माजी जैसा और बानी पीटीआई की मुमकिन रिहाई या फिर मुंतकली फिर से रुक सकती है। जबकि दूसरी जानिब फैसल वोडा कहते हैं कि इस्लामाबाद में पीटीआई का आज़ादी या मौत वाला कंटेनर ड्रामा है, कोई इस्लामाबाद नहीं आ रहा। अब तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत चमका रही है, जबकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से हर किस्म का ताउन करने को तैयार है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मामले और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में हुकूमत ने बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से अलीमा खान के मुतालबे पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और अलीमा खान की जानिब से तजवीज़ करदा निजी इदारे के माहिर चश्म जो है उसके नाम पर हुकूमत किसी भी मामले पर मुत्तफ़िक हो गई है। और ज़राए का कहना है कि बानी चेयरमैन को निजी और फलाही इदारा बराए अमराज़ चश्म मुंतकिल किए जाने का इम्कान है और मुतल्लिका इदारे को मुमकिन मुंतकली के बारे में आगाह कर दिया गया। इदारे के माहिर अमराज़ चश्म को भी इलाज के हवाले से मुतला कर दिया गया है, जबकि बानी पीटीआई की आमद के पेश नज़र निजी इदारे को ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अब दूसरी जानिब आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बानी पीटीआई की सेहत के सवाल पर लबकुशाई की है। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है, नई जेल में आंखों का इलाज भी किया जा सकेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
गजा के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस का 19 फरवरी को होने वाला इजलास बज़ाहिर एक सफारती सरगर्मी नजर आता है, लेकिन ये इजलास मशरक़ वस्ता की सियासत में एक नहायत हसास और फैसला कुन मोड़ की हैसियत रखता है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब आलमी ताकतें एक नए सियासी फ्रेमवर्क की तलाश में है जिसके ज़रिए ना सिर्फ गजा में अमन का क़याम मुमकिन हो बल्कि मुस्तक़बिल के किसी मुस्तकिल हल की बुनियाद भी रखी जा सके। अब इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत कई पहलुओं से अहम है। एक पहलू यह है कि पाकिस्तान तारीखी तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर वाज़े, मुस्तकिल और उसूली मौक़िफ़ रखता है कि फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का हक़ हासिल है। दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस्लामी दुनिया का एक अहम मुल्क है बल्कि आलमी सफारतकारी में भी एक मुतवाज़न और निस्बतन गैर जानिबदार आवाज़ समझा जाता है जो मगरब और मुस्लिम दुनिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। इसी तनाजुर में गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में गजा अमन बोर्ड के इजलास पर मुशावरत इस बात की अलामत है कि रियासत पाकिस्तान इस मामले को महज अलामती नहीं बल्कि एक संजीदा सिफारती मौके के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान की शिरकत दरअसल इस बयानी को तक़वियत दे सकती है कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक आलमी अखलाकी और इंसानी बहरान है जिसका हल ताकत के तवाज़ुन से नहीं बल्कि इंसाफ पर मबनी सियासी मसालिहत से निकल सकता है। ताहम असल सवाल यह है कि इस इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मौजूदगी इस पूरे अमल को किस हद तक मुतनाज़ा बना सकती है, क्योंकि नेतन्याहू की इस इजलास में मौजूदगी बज़ाते ख़ुद एक तज़ाद है। क्योंकि एक तरफ वो सेहूनी रियासत है जिस पर गजा में शदीद फ़ौजी कार्रवाइयों, शहरी आबादी के कत्ले आम और बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की लंबी चार्जशीट है, और दूसरी जानिब वही सेहूनी रियासत अमन के फ़ोरम पर फ़रीक के तौर पर बैठ रही है, जिससे ये तासुर गहरा होता है कि ये बोर्ड हकीकी मानों में इंसाफ पर मबनी हल तलाश करने की बजाय ताकतवर रियासतों के मफादात को कानूनी जवाज़ देने की एक कोशिश है। और मज़ीद पेचीदगी उस वक्त पैदा होती है जब आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा मनसूबे के तहत हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दिया जाएगा, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास वाज़े तौर पर यह शर्त रख चुकी है कि गैर मुसल्लह होना सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब इसराइली कब्ज़े का खात्मा किया जाए। यहाँ बुनियादी तज़ाद यह है कि ताकत के अदम तवाज़ुन में मज़लूम फ़रीक से हथियार डालने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि काबिज़ क़ुव्वत के लिए किसी अमली पाबंदी या ज़मानत की बात नहीं की जा रही। ट्रंप के मंसूबे में आम माफ़ी और महफूज रास्तों की पेशकश दरअसल एक ऐसे सियासी हल की झलक मालूम होती है जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत को ख़त्म करके मसले को सिक्योरिटी मसला बना देना चाहता है। अब अगर इसराइल और अमरीका वाकई किसी सियासी हल की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 3 बुनियादी इक़दाम करने होंगे। पहला ये कि गजा और मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। दूसरा ये कि फ़लस्तीनी इलाकों से बतदरीज इनखला और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की रोकथाम की जाए। और तीसरा, फ़लस्तीनी क़यादत को एक खुद मुख्तार रियासत की तश्कील के लिए हकीकी सियासी इख्तियारात दिए जाए। लेकिन मसला यह है कि मौजूदा आलमी सियासी माहौल में ख़ास तौर पर अमरीकी हमायत के होते हुए इसराइल के लिए इन इक़दामात पर रजामंदी ज़ाहिर करना नहायत मुश्किल नज़र आता है। यही वजह है कि गजा अमन बोर्ड के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग रहा है कि आया ये वाकई फ़लस्तीन के मसले का कोई देर पा हल तलाश कर सकेगा या महज एक आर्जी इंतज़ाम के ज़रिए बहरान को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त सैयद हमजा रफ़त साहब ने, जॉइंट रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा रफ़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की गजा पीस बोर्ड में शिरकत यकीनन ये कई लिहाज से इंतहाई अहम है, लेकिन ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है ना कि जब पहले ही ज़ाहिर है जो इस्लामी ममालिक हैं वो इस पर रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके थे कि जो फर्स्ट फेज़ है वो अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट नहीं हुआ जो ट्रंप के साथ हुआ था, जिसमें 8 ममालिक के जो इस्लामी सरबराहान है वो भी मौजूद थे। और फिर इसका इजहार फॉरेन मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया था। तो आपको लगता है कि वाकई कोई टेंजिबल आउटकम निकल सकता है इस फोरम से या ये महज एक आई वॉश है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक आई वॉश है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान को सिफारती महाज के ऊपर ये कामयाबी है कि हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन रहे हैं इस मामले में कि हम चाहते हैं कि फ़लस्तीनी स्टेटहुड की तरफ और इजरायली बर्बरियत हो गया या सेटलमेंट एंटरप्राइज हो गया या अपार्थाइड की जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर रिवर्स करने में पाकिस्तान कोई अहम किरदार अदा कर सकता है, वहां तक तो सफारती तौर पे कामयाबी है कि हम बोर्ड का पीस का हिस्सा बन रहे हैं। पर ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो किसी और चीज के ऊपर निशानदेही कर रही है। जब से ये अक्टूबर का सो कॉल्ड सीज फायर, में कोटेशन मार्क्स में बात कर रहा हूँ, मंजर आम के ऊपर आया है सीज फायर, 600 पैलेस्टीनियंस हैव बीन मर्डर्ड। और ये मैं बॉम्बार्डमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं हॉस्पिटल्स के खिलाफ, हॉस्पिटल्स में या कह सकते हैं बच्चों खवातीन की जो बॉम्बार्डमेंट्स का शिकार है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं 600 पैलेस्टीनियंस हैव बीन मर्डर्ड, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की अक्टूबर की सीज फायर तक। अब मैं अक्टूबर की सीज फायर से
अब तक। अब मैं आपको एक साफ बात बता रहा हूं कि दूसरी तरफ आपको इसराइल की तरफ से किस किस्म की पॉलिसीज नजर आ रही हैं। एक तरफ बोर्ड पीस की बात की जा रही है कि कोई गाजा रिवेरा बन जाएगा जिसके अंदर पैलेस्टीनियन प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, बट दैट डजंट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपेशन का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की जो मटेरियलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपेडिमेंट क्या है, वो सेटलमेंट एंटरप्राइज है। अब सेटलमेंट एंटरप्राइज के ऊपर अभी नेसेट के अंदर अभी इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है जहां पे उन्होंने रेगुलेशंस, वो मंजर आम के ऊपर आपको नजर आ रही हैं, जहां पे इजरायलीज चाहे वो सेटलर्स हों या वो सेटलर्स ना हो, वे गाजा की जमीन के ऊपर जाके वो जमीन खरीद सकते हैं। और खरीदने का मतलब ये कि आप पैलेस्टीनियंस को धकेल देंगे बाहर, उनके फार्मलैंड्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, सेटलमेंट एंटरप्राइज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, और बेसिकली अपार्थाइड की पॉलिसी जो फलस्तीनी अवाम जिनकी ऑलरेडी उनकी टेरिटरी श्रिंक होती जा रही है, वो और मजीद धकेल दिए जाएंगे। ये सारा जो बैकग्राउंड है, इस अरीना के अंदर बॉर्डर पीस आ रहा है और इस अरीना के अंदर पाकिस्तान की शिरकत है। देखिए, ये मेरे तो ख्याल एक से प्रैक्टिकल जेनोसाइड प्लान लगता है, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान एक ऐसे मौके पर शिरकत कर रहा है जब एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन और कंसर्न ये भी है कि इसमें दूसरा फरीक तो बैठा नहीं हुआ और उससे आप गैर मुसल्लह होने का मुतालबा कर रहे हैं। एक तरफ आप निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमास से अनाम होने की बात कर रहे हैं, और फिर जो नेतन्याहू है वो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा भी है। तो ऐसे में कोई भी अनबाइस्ड किस्म का सोल्यूशन उस पर कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए, इम्पार्शियलिटी की सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट ये है कि सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। वेयर इज द पैलेस्टीनियन लीडरशिप, वेयर इज द हमास लीडरशिप? आप हमास की डिसआर्मामेंट की तो बात कर रहे हैं, पर अगर आप उसको एक फरीक नहीं बनाएंगे, और हमें पसंद हमास हो या ना हो, उनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है गाजा की आवाम के साथ। 95% ऑफ द गाजा पॉपुलेशन इज फाइन विद हमास, और हमास की वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है गाजा के अंदर। ठीक है, आपने हमास को ऑन बोर्ड नहीं लिया, वेयर इज द पैलेस्टीनियन लीडरशिप? नेतन्याहू जैसे फिगर है जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स निकाले हुए हैं, वो एक बड़ी अहम मुलाकात करेंगे इस बॉर्डर पीस की जो इनॉग्रल मीटिंग होगी वॉशिंगटन के अंदर, और उसमें जाहिर बात है देयर इज अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म। दूसरी बात यह है कि जो यूरोपियन ममालिक है, ठीक है, उनका कॉलोनियल पास्ट रह चुका है और कुछ हद तक हिपोक्रेसी और डुप्लिसिटी आपको इसराइल के हवाले से नजर आई है, तो यूरोपियन ममालिक के कोई बड़ा पावर जो है बासवाई हंगरी के, जिनके खुद एक राइट विंग गवर्नमेंट है विक्टर ऑर्बान के, और उसके अलावा कोई बड़ी पावर चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, फॉर्मली यूके जो यूरोप का एक हिस्सा रहा है, स्पेन है, उन्होंने किसी ने बॉर्डर पीस के अंदर शिरकत नहीं की। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली ट्रंप का और जैरेड कश्नर का जो प्लान है कि गाजा को खरीद लिया जाए, इजरायली सेटलर्स को एक ब्लैंकेट चेक दिया जाए कि आप जाएं, जमीनों को कॉन्फिस्केट करें, फलस्तीनी जो मवेशी हैं उनको जो है पॉइजन कर दें और उन लोगों को धकेल मारें, और उसके बाद हम कोई अमन का सोल्यूशन लेके आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से लेफ्ट विंग और जो प्रोग्रेसिव पैलेस्टीनियंस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज है, तो हमास के लिए तो बहुत बड़ा एक रेड लाइन है। तो इस वजह से बॉर्डर पीस के हवाले से वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, हमें कॉशियस होना चाहिए कि क्या कोई चीज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये लेके आ सकेगी? मेरे हिसाब से नहीं लेके आ सकेगी। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट सेटलमेंट्स के साथ साथ जो 1948 के नक्बा से लेके आज तक जो है फलस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है, वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या फलस्तीनी स्टेटहुड की कहीं पे भी बात की जा रही है बॉर्डर पीस के अंदर, कि नहीं की जा रही? हमजा साहब, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? सवाल तो ये है कि हम आर वी डूइंग इट अंडर प्रेशर? नहीं, आई थिंक अंडर प्रेशर इज वन पार्ट ऑफ इट। ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू एंटागनाइज द यूएस। जाहिर बात है अमेरिका के साथ बहुत आप कह सकते हैं आफ्टर लॉट्स ऑफ इयर्स हमारी जो है डिप्लोमेटिक रिप्रोचवा भी नहीं है, हमारे सफारती ताल्लुकात सही सिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। तो जाहिर बात है बॉर्डर पीस में पाकिस्तान की शिरकत करना, उसमें बहुत सारे और मुसलमान ममालिक भी है, कतर है, सऊदी अरब है, तुर्की है, जिनका अहम किरदार है। तुर्की और कतर बाय द वे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद हमास, तो हो सकता है वो कोई मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लेके आ सके बॉर्डर पीस के अंदर। तो पाकिस्तान की शिरकत मेरे ख्याल से लेस अबाउट प्रेशर, इट्स मोर अबाउट जो हमारे अच्छे सफारती ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ भी हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम लेके आए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी फेलियर जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन का नहीं हुआ, फेलियर अमेरिका के वीटो पावर का हुआ है। जब अल जज़ायर जो है वो कोई जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन जो है वो टेबल करता है, अमेरिका वीटो पावर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे जाता है वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है पैलेस्टाइन के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से। इस वजह से ये बॉर्डर पीस का एक कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म के अंदर पाकिस्तान शिरकत कर रहा है। पर क्या कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म जो ट्रंप और नेतन्याहू जैसे जो फिगर हेड्स हैं उसको लीड करेंगे, क्या वो फलस्तीनी क्वेश्चन को आंसर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? ये सारे पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को नजरसानी करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि फलस्तीन जो है हमारी खारजा पॉलिसी
उसके का एक बहुत अहम हिस्सा है कि जब तक स्टेटहुड जो है वो मटेरियलाइज नहीं होगी, देयर शुड बी नो क्वेश्चन of anything else which should be a settlement for peace. Is it only about the diplomatic relations between US and Pakistan, या फिर जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, अब जाहिर है उनके साथ हमारे जो कॉर्डियल और ब्रदरली रिलेशंस हैं वो भी हमें मजबूर करते हैं कि हम इस गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा हों? नहीं, मजबूरी भी है, सिफारती रियलिटीज भी हैं, जाहिर बात है। पाकिस्तान गिवन द स्टेटस ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जाहिर बात है बीइंग एन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एज वेल, पाकिस्तान की एक हैसियत इस मामले में है कि एक प्रोफाइल तो है कि एक रीजनल पावर है मुसलमान दुनिया के अंदर, और जाहिर बात है आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ईस्ट। मशरक़ वस्ता की सियासत के अंदर भी हमारा बड़ा अहम किरदार रहा है, जिस तरह को उनका हमारी सियासत के अंदर रहा है। पर जाहिर बात है सफारती महाज के ऊपर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस की जो हम कामयाबी को हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें यह देखना चाहिए कि शिरकत अगर फलस्तीनी पीस की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है, और मुसलमान मुल्कों के साथ हमारे क्योंकि सफारती ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो हम एक अहम किरदार जरूर अदा कर सकते हैं। बट वही वाली सारी बात है कि फर्स्ट फेज, जिससे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि फर्स्ट फेज फेल हो चुका है काफी हद तक। अब ये जो सेकंड फेज आएगा जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड को लेके आना है, गाजा के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये मैं कोटेशन मार्क्स में बात कर रहा हूँ, उसके साथ हमास के डिसआर्मामेंट है, ये जब मटेरियलाइज होगा कि तो क्या फलस्तीनी अवाम की जो नस्ल कुशी हो रही है उसमें कोई कमी आ सकेगी? और फिर उसके साथ साथ बूट्स ऑन ग्राउंड की बात भी तो है ना जी? जी बिल्कुल, बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात है, उसके अंदर डी एस्केलेशन जोन्स हैं जो बना दिए जाएंगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीज फायर के अंदर जब ये अक्टूबर के अंदर हमने इस चीज को देखा, एक क्लॉज है उस सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर जहां पे इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को अगर लगता है कि कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ रहा है फलस्तीनी अवाम से, और वो जो थ्रेट है वो कोई बिल्ली भी हो सकती है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है फलस्तीन के अंदर। दैट्स द वे द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस थिंक, क्योंकि इतने ट्विस्टेड उनका सारा नैरेटिव होता है। वो गाजा के अंदर फिर जा सकते हैं, फिर नस्ल कुशी कर सकते हैं। तो सीज फायर क्लॉज के अंदर भी जो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली सारी बात है, क्या हमास डिसआर्मामेंट पे अग्री करेगा? क्या इस तरह का बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब होगा कि आप डी एस्केलेशन कैसे यकीनी बनाएंगे? सबसे बड़ा जो दहशतगर्दी का जो फोर्स है वो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस खुद है, और उसको आप जब तक प्रेशराइज नहीं करेंगे, यूएस आर्म्स डील्स अगर उनको बंद नहीं होंगी, रिप्रोचमा नहीं होगा जो खित्ते के अंदर ममालिक हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स अगर वो साइन करने के ऊपर आमादा होंगे, तो इसकी वजह से आपको इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को अपनी खुली छूट दी हुई है। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड किस किस्म की डी एस्केलेशन लेके आएगी, एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। एक और चीज मैं आपकी इजाजत से मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात की जा रही है गाजा के अंदर, उसके अंदर इजरायली पॉलिसी मेकर्स का एक बहुत बड़ा से होगा कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो है ये मटेरियलाइज हो जाएगी गाजा के अंदर, जिसमें उनका हेड ऑफिस खान यूनिस के अंदर होगा। ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट क्या गाजा की आवाम को तस्लीम होगी या ये कोई ज़ायनिस्ट एंटिटी होगी, ये हमें भी इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमजा रिफत साहब आपके वक्त के लिए इंटरनेशनल। हमजा रिफत साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कराची में पेश आने वाले हालिया कत्ल के मुकदमे ने एक बार फिर अवामी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। जहां एक संगीन फौजदारी केस में मुलजिम को जहनी मरीज करार देने की कोशिश सामने आई है, ऐसे मुकदमात आमतौर पर सिर्फ जुर्म तक महदूद नहीं रहते, बल्कि उनके साथ कानूनी, समाजी और नफसियाती पहलू भी जुड़ जाते हैं, जो मामले को मजीद हसास बना देते हैं। इसी तनाजुर में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान की वालिदा ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसके तहत अरमगान के नफसियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा किया गया, और अदालत ने इस दरख्वास्त पर फरीकैन से दलाइल तलब करते हुए समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। बज़ाहिर ये कानूनी अमल है, लेकिन इसके पस मंज़र में ये सवाल अहम हो जाता है कि जहनी बीमारी का दावा किस हद तक एक हकीकी तिब्बी मसला है और किस हद तक ये दिफाई हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी मुलजिम को जहनी मरीज करार देने के लिए यह साबित करना ज़रूरी होता है कि जुर्म के वक्त वो इस काबिल नहीं था कि अपने अमल की नौयत और इसके नताइज को समझ सके। सिर्फ जहनी दबाव, जज्बाती कैफियत या वक्ती गुस्सा कानूनी तौर पर जुनून के ज़ुमरे में नहीं आता। इसीलिए अदालतें ऐसे मामलात में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की इंतहाई एहतियात से इसको देखती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट फैसला कुन होने की बजाय एक मुआविन शहादत समझी जाती है। अरमगान के केस में भी असल नुक्ता यही है कि क्या मुमकिना तौर पर तश्कील पाने वाला मेडिकल बोर्ड वाकई ये साबित कर सकेगा कि मुलजिम जुर्म के वक्त जहनी तवाज़ुन से महरूम था, या फिर ये रिपोर्ट सिर्फ मौजूदा नफसियाती कैफियत तक महदूद रहेगी, जिसका जुर्म से बराह रास्त ताल्लुक साबित करना मुश्किल होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं पाकिस्तान इंडिया हाई वोल्टेज टाकरे की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में जहां पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने होंगे, वहां ये मैच सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं बल्कि माहौल, मौसम और नफसियाती दबाव के महाज पर भी खेला जा रहा है। मैच से 2 दिन पहले ही तमाम टिकट्स का फरोख्त हो जाना, कोलंबो के होटल्स में मुकम्मल बुकिंग, फजाई सफर के टिकट्स और कमरों के किरायों में गैर मामूली इजाफा इस हकीकत की अक्कासी करता है कि यह मुकाबला महज खेल नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा खेलों का मार्का बन चुका है। और शायकीन क्रिकेट इस अहम मैच को लेकर खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से शायकीन किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जरा सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया भी बहुत टफ़ टीम है और टफ़ टाइम देगी पाकिस्तान को, लेकिन हमारी तो यही दुआ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। जैसे इंडिया से जंग जीती है वैसे ही मैच भी जीतेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान ही जीते। एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान इंडिया मैच एक चीज़ ही ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सबकी। अभी आम शायकीन की एक्सपेक्टेशंस तो आपने सुनी है। इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शायकीन की गुफ्तगू आपने सुनी। 15 फरवरी को बिलाखिर ये मैच होने जा रहा है। मतलब इसमें भी बहुत अनसर्टनिटी रही, पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा नहीं खेलेगा, फिर उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी भी रही, बिलाखिर ये मैच हो रहा है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस भट्ट साहब? देखिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच हाई वोल्टेज तो होता ही है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, हाईली एंटिसिपेटेड तो होता ही है। जस्ट बिकॉज अभी एक पॉलिटिकल टेंशन भी रही है और बहुत सारा कुछ अप एंड डाउन हुआ है। नहीं होगा मैच, होगा मैच, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई, आईसीसी आई, बहुत कुछ हुआ। तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी मोर इंटेंस एंड लाइकवाइज इंटेंसली फॉट। और इसका आउटकम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ दिन उस पर अभी तक तो सारी मैचों की बहस एक तरफ और इस मैच का होना ना होना एक तरफ चल रहा था, तो इसका की वैल्यू हाई है, वॉट एवर यू से और थिंक अबाउट इट। सो आई गेस $300 मिलियन का मैच है, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड वन। अभी पाकिस्तान और इंडिया की साइड्स दोनों आपके सामने है। अब आपको क्या लगता है? जाहिर है अभी हमने ये देखा है, इंडिया को जरा स्पिनर्स को खेलने में दुश्वारी हो रही है और हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर्स भी हैं, तो साइड वाइज कैसे कंपैरिजन करता है? देखिए, मिस्ट्री स्पिनर उनके पास भी है, एक जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही टीम जीतेगी। ये नहीं होने लगा कि जनाब कोई इसके पास ही है तो उसके पास वो है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत कैफ वो ये कह रहे हैं कि उस दिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा, आउट क्लास करेगा, अल्टीमेटली पलड़ा उसी की फेवर में होगा। 15 फरवरी को इस अहम हाई वोल्टेज मैच में मौसम भी एक बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मैच के दिन गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान मौजूद है, जो ना सिर्फ खेल के दौरानियों को मुतासर कर सकता है बल्कि दोनों टीम्स की हिकमत अमली भी तब्दील कर सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बिलाखिर मैच हो रहा है, वहीं मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कहीं रंग में भांग ना डल जाए। मुझे यहाँ पे क्लोज करना है प्रोग्राम को। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब ये मैच हो चुका होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।